तू ही आशिकी एपिसोड नंबर 11। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि श्वेता और राजीव मिलकर आज अंजलि को फिर से परेशान कर रहे थे और इसी सब में राजीव का पैर टेरेस से स्लिप हो जाता है, लेकिन अंजलि उसे नीचे गिरने से बचा लेती है। अब देखते हैं आगे। श्वेता शिवाक्ष को देखने लगी, लेकिन उसने एक बार भी उसकी ओर नहीं देखा। श्वेता ने कई बार कराहते हुए अपने दर्द का एहसास करवाना चाहा, लेकिन शिवाक्ष ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। श्वेता ने मुंह बना लिया। इस वक्त से शिवाक्ष का बिहेवियर अपने लिए बहुत अलग लग रहा था। अब आगे सब नीचे आ ही रहे थे कि इतने में वॉचमैन ऊपर पहुंच गया और बोला, अरे दादा, क्या हो रहा है यहाँ पर? सब एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे। मालविका श्वेता को लेकर वहाँ से चली गई और उसे पास की डिस्पेंसरी में ले गई। अक्षत, माही और राजीव वॉचमैन को हैंडल करने लगे। अक्षत बोला, वो क्या है? बैठे थे और गलती से राजीव का पैर फिसल गया और यहाँ रेलिंग ना होने की वजह से वो नीचे गिर गया। ये जगह खतरा बन चुकी है दादा। आपको प्रिंसिपल मैम से बात करके यहाँ पर रेलिंग लगवानी चाहिए। आफ्टर ऑल वो आपकी बातों पर ज़्यादा ध्यान देती है और हो सकता है रेलिंग के बाद भूत भी यहाँ पर चलना बंद कर दे। वॉचमैन ने सुना तो सोच में पड़ गया। अब उसका ध्यान स्टूडेंट की शरारत और राजीव के वहाँ लटकने से हटकर टेरेस पर ग्रिलिंग करने के ऊपर लग गया था। वॉचमैन वहाँ खड़ा होकर सोचने लग गया और बाकी सब वहाँ से निकल गए। नीचे आकर अंजलि क्लास में जाने लगी तो शिवाक्ष ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, कहाँ जा रही हो? क्लास लगाने जा रही हूँ, अंजलि ने कहा तो शिवाक्ष उसे घूरते हुए बोला, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें डिस्पेंसरी चलना चाहिए? अंजलि ने अपनी बाजू देखी और बोली, मैं बाद में दिखा लूँगी। कहकर अंजलि जाने लगी, पर शिवाक्ष ने उसका हाथ नहीं छोड़ा और उसे अपने साथ ले जाते हुए बोला, लोहे से लगी चोट और खरोच का अगर सही वक्त पर इलाज ना किया जाए तो आगे चलकर परेशानी देती है। इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो पहले चलकर टिटनेस का इंजेक्शन लगवाओ। बोलते हुए शिवाक्ष उसे अपने साथ लेकर चला गया। अंजलि चुपचाप उसे देखती रही और फिर उसके साथ बिना कुछ बोले चल दी। दोनों डिस्पेंसरी पहुंचे तो वहां पर डॉक्टर श्वेता के घुटने की ड्रेसिंग कर रही थी। श्वेता ने अंजलि और शिवाक्ष को हाथ पकड़कर साथ आते देखा तो अपनी भौहें सिकोड़ ली। शिवाक्ष ने अंजलि को चेयर पर बैठाया और उसके बगल में खड़ा हो गया। नर्स ने आकर अंजलि की बाजू से रुमाल हटाया और चोट को देखते हुए बोली, आपको तो काफ़ी ज़्यादा लगी है और खून भी बहुत बह चुका है। ऐसा क्या कर रही थी आप? अंजलि ने रुमाल को अपनी मुट्ठी में भरा और चोट को देखते हुए बोली, वो। बोलते हुए अंजलि चुप हो गई। ये झूला झुला रही थी, शिवाक्ष सपाट लहजे में बोला और अंजलि को देखने लगा। नर्स मुस्कुराई और बोली, ओह वाओ, दैट्स ग्रेट। अच्छा काम है, पर अपने आप को चोट पहुंचाना अच्छा नहीं है, तो आराम से झूला झुलाइए। वैसे मिस्टर शिवाक्ष, आपको कभी किसी को यहाँ लेकर आते नहीं देखा, तो ये कौन है जिन्हें आप खुद लेकर पधारे हैं? शिवाक्ष ने उसे घूरा और बोला, मैंने सोचा कि नई नर्स के काम को देख लिया जाए, तो इसीलिए जो भी पहला पेशेंट मिला उसे लेकर यहाँ चला आया। अब सवाल जवाब हो गया हो तो ड्रेसिंग भी कर दो। नर्स शिवाक्ष की नेबर थी और कुछ वक्त पहले ही यहाँ काम पर लगी थी, इसीलिए वो शिवाक्ष को जानती थी और शिवाक्ष भी उसे जानता था। शिवाक्ष अंजलि को देखने लगा। नर्स बोली, शायद मैं समझ गई कि आप इन्हें लेकर क्यों आए हैं। बोलकर वो मुस्कुरा दी। उसने अंजलि की ड्रेसिंग की और उसकी बाजू में इंजेक्शन लगाने लगी। अंजलि ने आंखें बंद कर ली और कसकर शिवाक्ष की बाजू पकड़ ली। शिवाक्ष ने भी आंखें बंद कर ली और उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। श्वेता दोनों को ऐसे देखकर तिलमिला उठी और डॉक्टर से चिल्लाकर बोली, आप अच्छे से ड्रेसिंग क्यों नहीं कर रही? कितना दर्द हो रहा है, क्या आपको अपना काम करना नहीं आता? डॉक्टर ने श्वेता के एग्रेसिव बिहेवियर को देखा तो सख्त लहजे में बोली, देखो, मैंने बहुत प्यार से और आराम से ड्रेसिंग की है। अब जो दर्द होगा वो होगा ही। यहाँ आकर चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर चिल्लाना है तो बाहर जाकर चिल्लाओ और किसी और पर चिल्लाओ, मुझे मेरा काम मत सिखाओ। बोलते हुए डॉक्टर को श्वेता की बदतमीज़ी पर बहुत गुस्सा आ चुका था। मालविका बोली, सॉरी डॉक्टर, वो थोड़ी परेशान है और दर्द में है, इसीलिए ये सब बोल रही है। आप प्लीज़ बुरा मत मानिए। डॉक्टर ने श्वेता को घूरते हुए देखा और बोली, इसे चाहे जो भी हुआ हो, लेकिन मैं यहाँ इनकी ऊंची आवाज़ में बातें सुनने नहीं बैठी हूँ। मेरा काम लोगों को मेडिकल हेल्प देना है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैं उनसे गालियाँ तक सुन लूँ। जो इज्जत में रहेगा उसके साथ इज्जत में रहूँगी और जो नहीं रहेगा उसे उसी बदतमीज़ी में जवाब मिलेगा।
बात समझ में आती है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं आती तो बाहर निकल सकती हो यहाँ से, दरवाज़ा खुला है, बोलकर डॉक्टर ने उसे बाहर जाने का इशारा कर दिया। श्वेता गुस्से से तिलमिलाते हुए अपनी सीट से खड़ी हुई और वहाँ से बाहर निकल गई। मालविका भी उसके पीछे बाहर निकल गई। डॉक्टर ने अंजलि को कुछ दवाइयाँ दी। अंजलि दवाइयाँ और शिवाक्ष का रुमाल बैग में डाला और फिर वो दोनों भी वहाँ से बाहर निकल गए। अंजलि अपनी क्लास लगाने चली गई और शिवाक्ष म्यूज़िक रूम में जाकर बैठ गया और गिटार बजाने लगा। श्वेता उसे ढूंढते हुए वहाँ आई तो शिवाक्ष को वहाँ अकेला बैठा देखकर उसके पास आ गई। मालविका भी श्वेता के साथ ही थी। श्वेता शिवाक्ष के सामने बेंच पर बैठ गई। शिवाक्ष ने कुछ देर बाद गिटार बजाना बंद किया तो श्वेता बोली, तुम्हारा गिटार बजाना सुकून दे जाता है शिवाक्ष। जिस दिन ना सुनूं तो लगता है कि दिन अधूरा है। शिवाक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने गिटार को बैग में डालने लगा। श्वेता नज़र जमाए उसकी ओर देखती रही। श्वेता फिर बोली, शिवाक्ष, तुम तो जानते हो ना कि राजीव और मैं अच्छे दोस्त हैं और मैं उसे कहीं से भी धक्का नहीं दे सकती। वो लड़की धक्का देने से मुकर रही है। इसका साफ मतलब है कि वो मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है कि मैंने राजीव को धक्का दिया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर राजीव को बचाकर और अपने आप को चोट पहुंचाकर वो तुम सबकी सिंपैथी भी लूटना चाहती है। वो हमारी दोस्ती में गलतफहमी लाना चाहती है शिवाक्ष, और इसके लिए वो बार बार कोशिश कर रही है। मुझे राजीव और मालविका को काफ़ी वक्त से लग रहा है कि तुम और अक्षत हमसे दूर होते जा रहे हो, और ये सब सिर्फ उस लड़की की वजह से हो रहा है। शिवाक्ष, मुझे लगता है कि हमें उस लड़की से दूर रहना चाहिए और आज के बाद हमारा उससे कोई वास्ता नहीं, वरना वो हमारी दोस्ती को पूरी तरह से तोड़ कर रख देगी। अब तक जो हुआ सो हुआ, सब कुछ भूल जाते हैं और हमें उस लड़की से कोई बदला भी नहीं लेना। जैसे हम लोग पहले रहते थे उसी तरह से रहते हैं। आज के बाद वो लड़की हमारी ज़िंदगी में कोई मायने नहीं रखती। शिवाक्ष ने गिटार उठाया और बोला, दोस्ती में दरार डालने वाला कोई और नहीं होता श्वेता। दोस्ती सच्ची हो तो दरार किसी और की वजह से कभी नहीं आ सकती। सच्ची दोस्ती में अगर दरार आती है तो वो आती है दोस्तों के झूठ बोलने और फरेब करने से, और अगर किसी तीसरे के बोलने या कुछ करने से दोस्ती टूटती है तो इसका मतलब वो दोस्ती कभी थी ही नहीं। ये बोलकर शिवाक्ष जाने लगा तो श्वेता बोली, पर शिवाक्ष, हम में से कौन झूठ बोल रहा है? हम में से तो कोई झूठ नहीं बोल रहा ना, बस वो लड़की भड़का रही है और हमें उसके भड़काने से भड़कना नहीं है। श्वेता बोल ही रही थी कि शिवाक्ष बीच में उसे टोकते हुए बोला, क्या तुमने बिल्कुल झूठ नहीं बोला श्वेता? शिवाक्ष ने पूछा तो श्वेता की बोलती बंद हो गई। आगे वो क्या बोले उसे समझ नहीं आया, मानो उसके मुंह पर ताला लग चुका था। शिवाक्ष वहाँ से निकल गया। मालविका ने श्वेता को देखा तो पूछा, तुमने क्या झूठ बोला है श्वेता? श्वेता ने उसका सवाल सुना तो सोच में पड़ गई। श्वेता नहीं चाहती थी कि मालविका को उसके धक्के वाले झूठ की बात पता चले। उसने बात को घुमाते हुए कहा, कुछ नहीं मालविका, अभी ये बात ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि वो लड़की हमारी दोस्ती को तोड़ रही है। तुम तो जानती हो ना कि मैं और राजीव कितने अच्छे दोस्त हैं। इसके बावजूद भी वो अपनी गलती ना मानकर मुझ पर दोष लगा रही है। तुम्हें क्या लगता है? बोलते हुए श्वेता ने मालविका को देखा। मालविका कुछ सोचते हुए बोली, देखो श्वेता, उसकी बातों से मुझे नहीं लगा कि वो तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है। वो बस अपने ऊपर लगे इल्ज़ाम को क्लियर कर रही थी। और जैसा कि राजीव ने कहा, चाहे जो भी हुआ हो, लेकिन उसने राजीव की जान बचाई है और वो भी अपनी जान पर खेलकर। और अगर उसे हमारी दोस्ती में दरार ही डालनी होती तो वो अपनी जान को जोखिम में नहीं डालती। तो मुझे इस बारे में नहीं पता कि वो दरार डाल रही है या नहीं। खैर, तुम्हें चोट लगी है तो अभी हम लोग घर चलते हैं, तुम्हें आराम की ज़रूरत है, बोलकर मालविका उसे सहारा देकर कॉलेज से बाहर ले आई। कुछ देर बाद कॉलेज के ग्राउंड में एक खाली बेंच पर अंजलि अकेली बैठी थी। उसने क्लास में जाने की कोशिश की थी, लेकिन लेट होने की वजह से उसे अंदर नहीं आने दिया गया, इसीलिए वो बाहर आकर बैठ गई। शांत बैठे वो बहती हवाओं को महसूस कर रही थी। धूप कम थी तो बाहर का मौसम सुहाना चल रहा था। राजीव और माही ने अंजलि को अकेले बेंच पर बैठे देखा तो दोनों उसकी ओर आ गए। माही ने उसके सामने आते हुए पूछा, क्या हम यहाँ बैठ जाएं? अंजलि ने सुना तो सिर हिला दिया। दोनों जाकर अंजलि के अगल बगल बैठ गए। माही ने पूछा, अभी दर्द कैसा है? अंजलि ने सहज भाव से कहा, अभी ठीक है, पहले से कम है। माही मुस्कुराई और फिर बोली, तुमने दवाई ली ना? अंजलि ने हाँ में सिर हिला दिया। माही ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, थैंक यू अंजलि, आज तुमने जो किया है उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, और इतनी रैगिंग होने के बाद भी तुमने उस गुस्से, बैर और नफ़रत को बीच में नहीं आने दिया। ये बहुत बड़ी बात है। इन सब के बावजूद भी तुमने मदद की,
इतना बड़ा दिल हर किसी के पास नहीं होता। उसकी बात पर अंजलि खामोश रही। माही ने पूछा, कुछ बोलोगी नहीं क्या? अंजलि हल्का मुस्कुराई और बोली, आपको ऐसा लगता है उसके लिए शुक्रिया, लेकिन मैंने कोई एहसान नहीं किया। अगर वहाँ पर कोई और भी होता तो भी मैं ऐसा ही करती। अगर अपने सामने किसी इंसान को चोट लगने से बचा सकती हूँ तो मैं वो हर मुमकिन कोशिश करती हूँ जिससे वो इंसान बच जाए। मेरे दिल में किसी के लिए बैर नहीं है। अगर अपने साथ हुए गलत का बदला ही लेते रह गए तो अच्छाई तो कहीं बचेगी ही नहीं। और मैंने दुश्मनी निभाना नहीं सीखा, बस जो गलत है उसके खिलाफ बोलना सीखा है। बोलकर अंजलि फिर से खामोश हो गई। राजीव अभी तक सिर झुकाए बैठा था। वो कुछ कहना चाह रहा था लेकिन अभी क्या कहे उसे समझ में नहीं आ रहा था। काफ़ी वक्त तक सोचने के बाद वो बोला, मेरे साथ साथ तुम भी नीचे गिर सकती थी। अपनी ताकत से कहीं ज़्यादा ज़ोर से तुमने मुझे पकड़े रखा। तुम्हारी बाजू में सरिया तक धंस गया, लेकिन फिर भी तुमने एक बार भी नहीं कहा कि तुम्हें दर्द हो रहा है या मैं तुम्हारा हाथ छोड़ दूँ। शायद कोई और होता तो ऐसा कुछ नहीं करता। क्या अब इसके बाद हमारी दुश्मनी चल सकती है? पूछते हुए राजीव ने अंजलि को देखा। अंजलि ग्राउंड में उगी हरी घास को देखते हुए बोली, मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। आपको जो सही लगता है आप वो कीजिए। अब मैं चलती हूँ, क्लासेस ख़त्म हो चुकी हैं। बोलकर अंजलि उठ गई और वहाँ से जाने लगी। तभी खुशी और आकाश भागते हुए उसके पास आए। खुशी ने फिक्र से उसे देखते हुए पूछा, ये तुम्हारी बाजू पर क्या हुआ अंजलि? ये चोट कैसे लगी? कहीं ये भाई की वजह से तो नहीं हुआ ना? अगर हुआ है तो ये भाई ने अच्छा नहीं किया। बोलकर खुशी राजीव को बुरी तरह घूरने लगी। राजीव ने नज़रें झुका ली। कहीं ना कहीं उसे एहसास था कि सब में गलती उसी की थी। खुशी ने उसे नज़रें झुकाए खड़े देखा तो सिर हिला दिया और फिर गुस्से से बोली, मुझे लगा ही था कि ये सब आपने ही किया होगा, इसीलिए अभी तक नज़रें झुकाए खड़े हैं। आकाश अंजलि के पास आकर उसकी बाजू की पट्टी देखते हुए बोला, काफ़ी ज़्यादा लगी है क्या? अंजलि ने नाम में सिर हिला दिया और बोली, कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, बस कुछ स्क्रैचेस हैं। कोई बताएगा कि ये हुआ कैसे? खुशी ने पूछा तो माही ने उसे सब बता दिया। ये सुनते ही खुशी फिक्र से राजीव को देखने लगी और उसके पास जाकर बोली, भाई आप तो ठीक है ना? आपको कहीं लगी तो नहीं? राजीव ने नाम में सिर हिला दिया और बोला, मैं ठीक हूँ खुशी, तुम्हारी दोस्त ने बचा लिया। बोलकर राजीव ने अंजलि को देखा। खुशी ने देखा कि राजीव ठीक ठाक है तो नाराज़गी से बोली, आप ठीक हैं वो अच्छी बात है भाई, लेकिन आपने अंजलि के साथ जो किया वो बहुत गलत था। मेरी इतने बार मना करने के बावजूद भी आपने अंजलि को परेशान करना बंद नहीं किया और उसका नतीजा ये है कि आप आज टेरेस से गिरते गिरते बचे और अंजलि की ये हालत है। आपको शर्म आनी चाहिए भाई। बोलकर खुशी ने राजीव से मुंह फेर लिया। राजीव ने सिर झुका लिया। खुशी अंजलि के गले लग गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। अपने भाई की ऐसी खबर सुनकर वो बहुत घबरा गई थी। वहीं अंजलि को आई चोट की वजह से भी वो उदास हो गई थी। खुशी ने नम आवाज़ में कहा, थैंक यू अंजलि, आज तुमने मेरे भाई की मदद करके हम पर एहसान कर दिया। बोलकर खुशी सिसक पड़ी। अंजलि उसकी पीठ सहलाते हुए बोली, शांत हो जाओ खुशी, इसमें मैंने किसी पर कोई एहसान नहीं किया, तुम ऐसा मत कहो प्लीज़। कहकर अंजलि ने उसे खुद से अलग किया और उसकी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछ दिया। खुशी नम आंखों से मुस्कुरा दी और बोली, तुम्हारा मिलना मेरा इस कॉलेज में अब तक का सबसे बेस्ट मोमेंट था। बोलकर खुशी ने उसे फिर से हक किया और उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाते हुए बोली, चलो अंजलि, मैं तुम्हें तुम्हारे रूम तक छोड़ देती हूँ। आकाश अंजलि का बैग लेते हुए बोला, और आगे तक ये बैग मैं उठा लेता हूँ। अंजलि मुस्कुरा दी। तीनों साथ में चल दिए। खुशी ने स्कूटी निकाली और अंजलि को बैठने को कहा। अंजलि स्कूटी पर बैठ गई। खुशी ने उसे हेलमेट पहनाया और आकाश से बोली, मैं बस कुछ देर में आई आकाश, तुम यहीं रहना। आकाश ने सिर हिला दिया। खुशी स्कूटी चलाकर वहाँ से निकल गई। करीब 10 मिनट बाद खुशी ने अंजलि के रूम के नीचे स्कूटी रोक दी। अंजलि उतरी और बोली, अगर आकाश तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रहा होता तो मैं रूम में चलने को ज़रूर कहती। खुशी हंसी और बोली, अगर वो इंतज़ार नहीं कर रहा होता तो मैं तुम्हारे बोलने का वेट ही नहीं करती, मैं खुद ही तुम्हारे रूम के अंदर घुस जाती। खुशी ने कहा तो अंजलि भी हंस दी। खुशी उसे बाय कहकर वहाँ से निकल गई। अंजलि ने गहरी सांस ली और फिर अपने बैग को देखते हुए बोली, ओह नो, शिवाक्ष के कपड़े और सिम कार्ड तो उन्हें देना ही भूल गई। सिम के बिना वो परेशान हो रहे होंगे। बोलते हुए वो अंदर परेशान सी हो गई। फिर अपने रूम की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी।
वो कुछ सीढ़ियाँ चढ़ी ही थी कि तभी सुनो की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। अंजलि अपनी जगह पर रुक गई और पलट कर देखा। नीचे गाड़ी से टेक लगाए हुए शिवाक्ष खड़ा था। अंजलि वापस उसकी ओर आ गई और बोली, अच्छा हुआ आप आ गए, मैं आपको ही याद कर रही थी। अंजलि ने कहा तो शिवाक्ष आंखें छोटी करके उसे देखते हुए बोला, और तुम मुझे क्यों याद कर रही थी? इतना अपना बन गया हूँ क्या मैं? शिवाक्ष ने कहा तो अंजलि ना में सिर हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो बस आपके कपड़े और सिम कार्ड मेरे पास ही रह गया, इसीलिए मैं आपको याद कर रही थी। बोलकर अंजलि ने अपने फ़ोन से उसका सिम कार्ड निकाला और उसकी ओर बढ़ा दिया। फिर उसके कपड़ों का बैग उसकी ओर बढ़ाते हुए बोली, और ये रहे आपके कपड़े, मैंने धोकर दिए हैं। अंजलि ने सहज भाव से कहा। शिवाक्ष ने सिम कार्ड और कपड़े लिए और बोला, और मेरा रुमाल? रुमाल? बोलते हुए अंजलि ने अपने बैग को देखा और बोली, वो उसमें ब्लड लग गया है, तो मैं आपको कल तक धोकर दे दूंगी। शिवाक्ष ने सिर हिलाया और बोला, ओके। फिर अंजलि की बाजू देखी और बोला, लकड़ी से भी पतली लड़की, और इतना सारा खून बहा दिया कि पूरा रुमाल भीग गया। अंजलि ने मुंह बनाकर उसे देखा और बोली, क्या मतलब है आपका? लकड़ी से पतली क्या होता है? मैं लकड़ी से बहुत मोटी हूँ, और आप ऐसे मेरा मजाक नहीं उड़ा सकते। और वैसे भी खून सब में होता है, फिर चाहे पतले हों या मोटे। शिवाक्ष हंसा और बोला, बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन तुम में इतना होगा ये मुझे उम्मीद नहीं थी। मुझे तो लगा था कि नसों में भाषण बहता होगा और खून की जगह पर भाषण निकलेगा। मैंने तो अपने कान बंद करने की तैयारी कर रखी थी, पर फिर खून दिख गया। अंजलि ने सुना तो नाक चढ़ाकर उसे देखने लगी, फिर रूम की ओर जाते हुए बोल दी, चलती हूँ, आप भी जाइए। बोलकर अंजलि जाकर रूम की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। शिवाक्ष बोला, सुनिए। सुनाइए। कहकर अंजलि रुक गई और पीछे पलटी। अच्छा, जाइए, कहकर शिवाक्ष ने जाने का इशारा कर दिया। अंजलि आगे चल दी। शिवाक्ष फिर बोला, सुनिए। बोलिए, कहकर अंजलि फिर से पलटी। शिवाक्ष ने नाक के नीचे उंगली रखकर अपनी हंसी रोकी और बोला, अच्छा, चलिए, जाइए। अंजलि ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गई। सुनो, कहकर शिवाक्ष ने फिर पुकारा। इस बार भी अंजलि रुक गई, पर पलट कर नहीं देखा। शिवाक्ष बोला, रुमाल लौटा ज़रूर दीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप अपना मानकर अपने पास ही रख लें, दिल ना आ जाए आपका। और उस दिन की तरह फेंकिएगा तो बिल्कुल मत, वरना दिल टूट जाएगा हमारा। अंजलि ने सुना तो सिर हिला दिया और कमरे के अंदर चली गई। शिवाक्ष गाड़ी लेकर निकल गया। अंजलि ने दरवाजे से टेक लगाई और बोली, भला मैं क्यों रखने लगी इनका रुमाल अपने पास, और मेरा दिल क्यों आने लगा रुमाल पर? बोलते हुए अंजलि दरवाजे से हटी और शिवाक्ष का रुमाल धोने चली गई। उससे वो रुमाल जितना साफ हो सकता था उसने उतना साफ किया, लेकिन सफ़ेद कपड़े से लाल दाग पूरी तरह से नहीं निकले। अब क्या करूं, ये तो साफ ही नहीं हो रहा, बोलकर अंजलि ने रुमाल को सामने करके देखा। तभी उसकी नज़र रुमाल पर लिखे एस अक्षर पर चली गई। मेरा क्यों दिल आने लगा भला, बोलकर उसने रुमाल को फिर से धोना शुरू कर दिया। राजवंश हाउस। शिवाक्ष घर पहुंचा तो घर में काफ़ी चहल पहल थी। सारे सर्वेंट्स भी अपने काम पर आकर लगे हुए थे। शिवाक्ष अपने रूम में गया तो देखा कि प्रेरणा जी वहीं बैठी हुई थी और कपड़ों को उठाकर अलमारी में जमा रही थी। शिवाक्ष ने जाकर उनके पैर छुए और उनके गले से लग गया। प्रेरणा जी ने उसके गाल पर हाथ रखा और बोली, गॉड ब्लेस यू। शिवाक्ष ने उनके हाथों को चूम लिया और बोला, आपने बताया नहीं कि आप आज ही आने वाली हैं? प्रेरणा जी ने कमर पर हाथ रखते हुए कहा, वो छोड़ो, तुम ये बताओ कि कमरे की क्या हालत बना रखी थी? मैंने कदम रखा तो ये तो दंगल का मैदान था। कल भूकंप आया था क्या, जो हर जगह कपड़े बिखरे पड़े हैं? शिवाक्ष को अंजलि के साथ एक दूसरे पर कपड़े फेंकना याद आ गया। वो मुस्कुरा दिया। प्रेरणा जी ने उसे मुस्कुराते देखा तो पूछा, क्या बात है, मुस्कुरा क्यों रहे हो? प्रेरणा जी के कहने पर वो ख्यालों से बाहर आया और मुस्कुराना बंद करते हुए बोला, कुछ नहीं मॉम, वो एक चुईया घुस आई थी तो ये सब हो गया। बोलकर वो अपने बालों में हाथ फेरने लगा। प्रेरणा जी ने सिर हिलाया और बोली, अच्छा, तो फिर किचन की हालत क्यों खराब थी, और वो काली खिचड़ी किसने बनाई थी,
और वो आटा गिराकर और मसाले प्लेटफॉर्म पर गिराकर होली कौन खेल रहा था? शिवांश ने आंखों पर हाथ रखा और कुछ बहाना सोचने लगा। वो मॉम, वो काली खिचड़ी तो मैंने ही बनाई थी, और वहाँ वो किचन में वो। शिवांश कुछ बोलने का सोच ही रहा था कि इतने में प्रेरणा जी बोली, वहाँ चूहा और चूहिया दोनों ही घुस गए होंगे, है ना? शिवांश ने सुना तो जल्दी से हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, हाँ वही तो, इसीलिए वहाँ का भी हाल खराब हो गया। प्रेरणा जी हल्का मुस्कुराई और फिर बोली, ओह अच्छा, तभी तो मैं सोचूं, वैसे चूहा तो मेरे सामने खड़ा है, लेकिन ये चुईया कौन थी? बोलकर प्रेरणा जी शिवांश के चेहरे को गौर से देखने लगी, फिर अपनी भौहें उचका दी। शिवांश भी उनकी आंखों में ही देखने लगा, जो जवाब जानने के लिए बेताब दिखाई दे रही थी। शिवांश कुछ नहीं बोला तो प्रेरणा जी बोली, कहीं वो सिम कार्ड एक्सचेंज वाली तो नहीं थी ना? प्रेरणा जी ने कहा तो शिवांश हैरानी से उन्हें देखने लगा। प्रेरणा जी ने हाथ बांधे और बोली, ऐसे मत घूरो, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मुझे पता है क्योंकि मैंने तुम्हारे फ़ोन पर कॉल किया था तो उसी लड़की ने कॉल उठाया था। अब जल्दी से बताओ कि ये चूहिया है कौन, जिसे ये चूहा घर भी लेकर आया था? बोलकर प्रेरणा जी उसे टकटकी लगाए देखने लगी और अपने जवाब का इंतज़ार करने लगी। शिवांश ने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा और बोलने लगा कि इतने में पीछे से आवाज़ आई, किस चूहे और चूहिया की बात हो रही है? आवाज़ सुनकर शिवांश के चेहरे के भाव सख्त हो गए। दीक्षित जी उन दोनों के पास आकर खड़े हो गए। शिवांश बिना कुछ कहे बाहर जाने लगा तो दीक्षित जी बोले, रुको शिवांश, तुम इस तरह से नहीं जा सकते। मैं किसी भी तरह से जाऊं, आपको उससे क्या फ़र्क पड़ता है? बोलकर शिवांश बाहर की ओर कदम बढ़ाता रहा। अपने बाप से तुम इस तरह पेश नहीं आ सकते। अपनी ये बदतमीजियाँ बंद कर दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बोलकर दीक्षित जी ने उसे इंडेक्स फिंगर दिखा दी। शिवांश पलटा और बोला, आपसे बुरा मैंने आज तक कोई देखा भी नहीं और शायद कभी देखूंगा भी नहीं, मिस्टर दीक्षित राजवंश। दीक्षित जी ने सुना तो गहरी सांस ली और दूसरी ओर देखने लगे। शिवांश को ऐसे बात करता देख प्रेरणा जी बोली, शिव, अपने डैड से अच्छे से बात करो, तुम इस तरह बेइज्जती नहीं कर सकते। शिवांश ने फीकी हंसी चेहरे पर बिखेरी और बोला, तो इस हिसाब से तो इनको भी प्यार करना चाहिए था, वक्त देना चाहिए था, पर इन्होंने कभी नहीं दिया। और आपने इनको तो कभी इनके फ़र्ज़ नहीं बताए मॉम, तो फिर ये सब मेरे लिए ही क्यों? इन्होंने अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई, तो अब मुझे भी इससे कोई मतलब नहीं, और ना अब इस बात से मुझे कोई फ़र्क पड़ता है कि मेरे बात करने या ना करने से इनको कैसा लगता है। तो मुझसे इज्जत की उम्मीद ना ही करें तो अच्छा होगा। दीक्षित जी बोले, ज़ुबान पर लगाम दो शिवांश, बापू मैं तुम्हारा। आप मेरे कुछ नहीं है, शिवांश ने तेज़ आवाज़ में कहा और आगे बोला, आपको मेरी बातें कड़वी और बदतमीज़ी वाली लग रही हैं तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने आपसे नहीं कहा कि आप आकर मुझसे बात करें। प्रेरणा जी ने ऊंची आवाज़ में बोली, शिवांश, माफ़ी मांगो अपने डैड से राइट नाउ। शिवांश ने गुस्से से अपने डैड को देखा और बोला, मॉम, आप अभी भी इन्हीं की साइड ले रही हैं? आप क्यों मेरे और इनकी बात करवाने पर तुली हुई हैं? मैं इनसे माफ़ी नहीं मांगूंगा, मेरी कोई गलती नहीं है, और प्लीज़ आप मुझे बार बार फोर्स मत कीजिए कि मैं आपकी बात को टालूं। बोलकर शिवांश गुस्से में वहाँ से बाहर निकल गया। प्रेरणा जी और दीक्षित जी दोनों एक दूसरे को देखने लगे। प्रेरणा जी उसके पीछे जाने लगी तो दीक्षित जी ने उन्हें हाथ पकड़कर रोक लिया और बोले, जाने दो प्रेरणा, मत जाओ उसके पीछे। अपनी मर्ज़ी का मालिक है, उसे जो करना होगा वो वही करेगा। हम चाहें जितना भी कंट्रोल करना चाहें, लेकिन वो हमारे कंट्रोल में नहीं आएगा। प्रेरणा जी ने दीक्षित जी को देखा और बोली, लेकिन दीक्षित, वो हर बार आपके साथ बदतमीज़ी करके तो नहीं जा सकता ना? अगर हम उसे समझाएंगे नहीं तो वो समझेगा कैसे? दीक्षित जी ने ठंडी आह भरी और बोले, अगर ज़्यादा शिकंजा करने की कोशिश की तो वो और ज़्यादा दूर होता जाएगा प्रेरणा। वैसे भी मुझसे नफ़रत तो करने लगा है, अब अगर मैं उसे ज़बरदस्ती बांधना चाहूँगा तो वो मुझसे कोसों दूर चला जाएगा। इसीलिए सब वक्त पर छोड़ दो, शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। ये शायद कभी सच में नहीं बदलता दीक्षित, ऐसे कई शायद देख चुकी हूँ और जी भी चुकी हूँ। प्रेरणा जी ने कहा तो दीक्षित जी ने उन्हें सीने से लगाया और बोले, चलो खाना खा लो, तुम्हारा लाडला तो चला गया और अब मैं तुम्हें इसके इंतज़ार में और भूखा नहीं देख सकता।
कहकर वो प्रेरणा जी का हाथ पकड़े कमरे से बाहर निकल गए। दूसरी ओर शिवांश तेजी से अपनी गाड़ी सड़क पर दौड़ा रहा था। उसे नहीं पता था कि वो जा कहाँ रहा है, पर इस वक्त अपने दिल में चल रहे तूफान की तेज़ी से उसने गाड़ी को भी भगाया हुआ था। सामने आने वाली हर गाड़ी को शिवांश कई सारे हॉर्न मारकर सामने से हटवा रहा था। उसकी गाड़ी की तेज़ रफ्तार देखकर सारी गाड़ियां जल्दी जल्दी उसे जगह दे रही थी। ये अब क्यों अपना हक जताने आ जाते हैं? जब आना चाहिए उस वक्त इनके लिए बाकी लोग ज़रूरी थे। उस वक्त इन्हें क्यों मेरी और मेरी मॉम की याद नहीं आई? बोलकर उसने ज़ोर से स्टीयरिंग पर अपना हाथ मार दिया। फिर ब्रेक लगाने लगा तो गाड़ी में ब्रेक ही नहीं थी। व्हाट द हेल! बोलते हुए शिवांश गाड़ी की ब्रेक को देखने लगा। फिर सामने देखा तो अब तक उसकी गाड़ी सड़क से उतर चुकी थी। शिवांश अब गाड़ी को संभाल नहीं पाया। गाड़ी जाकर जोर से सामने के पेड़ से टकरा गई और पलट गई। दूसरी ओर अक्षत और राजीव गाड़ी के बोनट पे बैठे थे। राजीव ने गहरी सांस लेकर कहा, तो बस यही हुआ था। हम उसे परेशान करने के लिए थोड़ा ब्लैकमेल कर रहे थे और उसके बाद ये हो गया। अक्षत ने अपने सिर पर हाथ रखा और बोला, डिस्गस्टिंग राजीव, तू कैसे ये सब कर गया? क्या तूने जाकर उसको सॉरी कहा? राजीव ने नज़रें झुकाईं और बोला, माही ने कहा था। कहकर राजीव चुप हो गया। अक्षत फिर बोला, अच्छा, माही ने कहा था, ओके, और तूने थैंक यू कहा या वो भी माही ने ही कहा था? राजीव ने सुना तो सिर हिलाते हुए बोला, हाँ, वो भी माही ने ही कहा था। अक्षत ने गहरी सांस ली और फिर गाड़ी के बोनट से उतरते हुए बोला, कमाल है राजीव, सारी गलती तू करे और सॉरी और थैंक यू माही बोले। क्या बात है, मतलब मैं तो तेरा फ़ैन हो गया। कितनी बेशर्मी तू दिखा सकता है ये देखकर मेरा दिल तो गार्डन गार्डन हो गया। अरे बस करना अक्षत, अब कितना सुनाएगा? जो होना था वो हो गया, अब बदल तो नहीं सकते ना? बोलकर राजीव भी बोनट से नीचे उतर गया। अक्षत ने दूसरी ओर देखते हुए कहा, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी राजीव, तू ऐसा कुछ भी करेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था। मतलब रैगिंग करना अलग है, लेकिन हमने कुछ लिमिट्स रखी हैं। रैगिंग करते हुए तू इस लेवल तक गिर जाएगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। राजीव ने बालों में हाथ फेरा और बोला, अक्षत, हमारा इरादा उसे नुकसान पहुंचाने का नहीं था, वो तो बस। राजीव ने कहा ही था कि अक्षत ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया और आगे बोला, तुम्हारा इरादा क्या था और क्या नहीं, वो इस इंसिडेंट से साफ पता चल रहा है राजीव। किसी को टेरेस के किनारों पर चलवाओगे तो क्या वो डगमगा कर नीचे नहीं गिरेगा? अरे वहाँ से तू लटका था तो उसने तुझे थाम लिया। तुझे महसूस हुआ होगा कि कितना डर लगता है। और अभी सोच, अगर वहाँ से वो गिर जाती तो तुम में से कौन उसका हाथ पकड़ता? राजीव कुछ सोचते हुए खामोश खड़ा रहा। अक्षत ने ताने भरी हंसी चेहरे पर लाई और बोला, कोई नहीं पकड़ता ना। अक्षत ने कहा तो राजीव को श्वेता की कही बात याद आने लगी। अगर गिरी तो कह देंगी कि सुसाइड था, अगर अगर बच गई तो वो इसकी किस्मत। याद आते ही राजीव की पलकें झुक गईं। अक्षत फिर बोला, तेरी अपनी भी तो बहन है राजीव, और तू उसके लिए कितना प्रोटेक्टिव है। अगर तेरी बहन के साथ कोई ऐसा करे तो तुझे कैसा लगेगा? अगर उसे ब्लैकमेल करके कहा जाए कि वो जाकर प्रोफेसर को प्रपोज कर दे तो तुझे कैसा फील होगा? अगर तेरी बहन से कहा जाए कि मौत के मुंह में पैर रखकर टेरिस के किनारे पर चले तो क्या तू ये सहन कर पाएगा कि तेरी बहन को कोई इस तरह से टॉर्चर कर रहा है? पर हमने कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी अक्षत, वो मना कर सकती थी। राजीव की बात सुनकर अक्षत को गुस्सा आ गया। वो भड़कते हुए बोला, तेरा दिमाग तो ठीक है, कैसे मना करती? एक तरफ तुम उसे ब्लैकमेल किए जा रहे हो और दूसरी तरफ कह रहा है कि वो मना कर देती। शर्म कर राजीव, मुझे सच में हैरानी है कि तुझे अभी तक अपनी गलती का कोई एहसास नहीं हुआ और बेशर्मों की तरह तू अपनी सफाई देने में लगा है। बोलकर अक्षत जाने लगा, फिर कुछ सोचते हुए रुक गया और बिना राजीव की तरफ देखे बोला, जिस तरह से तेरी बहन है इसी तरह से वो भी किसी की बहन है। अगर तू अपनी बहन के लिए ऐसा कुछ सहन नहीं कर सकता तो दूसरों की बहन के साथ भी ऐसा कुछ करने का तुझे कोई हक नहीं है। जैसे अपनी बहन को प्रोटेक्ट करता है वैसे ही सबको प्रोटेक्ट करना सीख। कहकर अक्षत अपनी गाड़ी में बैठा और वहाँ से निकल गया। राजीव वहीं खड़ा अक्षत की जाती हुई कार को देखता रहा और सोच में पड़ गया। फिर अपनी गाड़ी में बैठकर वो भी वहाँ से निकल गया। अक्षत अपनी कार ड्राइव कर ही रहा था कि तभी उसका फ़ोन बजने लगा।
अक्षत ने फ़ोन की स्क्रीन को देखा तो उस पर प्रेरणा जी का कॉल आ रहा था। अक्षत ने कॉल उठाया और बोला, नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप? सामने से प्रेरणा जी की आवाज़ आई, मैं ठीक हूँ अक्षत, तुम कैसे हो? जी मैं भी ठीक हूँ, अक्षत ने कहा तो प्रेरणा जी ने फिक्र से भरकर पूछा, क्या शिवाक्ष तुम्हारे साथ है? अक्षत बोला, नहीं आंटी, वो मेरे साथ तो नहीं है। कॉलेज के बाद वो कहीं चला गया था। प्रेरणा जी ने थोड़ा सोचा और बोली, जब वो घर आया था तो शायद वो कॉलेज के बाद का ही वक्त था। उसके बाद वो फिर से घर से निकल गया और अभी उसने फ़ोन भी नहीं उठा रहा। मुझे उसकी फ़िक्र हो रही है। मुझे लगा कि वो तुम्हारे साथ होगा, इसीलिए तुम्हें फ़ोन करके पूछा। तो फिर वो कहाँ चला गया? सोचते हुए अक्षत प्रेरणा जी से बोला, आप फिक्र मत कीजिए आंटी, मैं ढूंढता हूँ उसे। थैंक यू अक्षत, प्रेरणा जी ने कहा तो अक्षत ने जल्दी से शिवाक्ष को ढूंढने का कहकर फ़ोन रख दिया। कहाँ है तू शिव? बोलकर अक्षत ने उसे फ़ोन मिलाया, लेकिन शिवाक्ष ने फ़ोन नहीं उठाया। अक्षत सड़क पर उसे ढूंढने निकल गया। शाम का वक्त। अक्षत ने शिवाक्ष को लगभग हर जगह ढूंढ लिया था, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। अक्षत लगातार उसकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी लोकेशन ट्रेस ही नहीं हो रही थी। अक्षत ड्राइव कर रहा था कि उसका फ़ोन बजने लगा। उसने फ़ोन की स्क्रीन को देखा तो तीर्था जी का फ़ोन था। अक्षत ने कॉल रिसीव कर लिया। सामने से आवाज़ आई, कहाँ हो अक्षत? 8 बज चुके हैं, अभी तक घर क्यों नहीं आए? कुछ वक्त में आ जाऊंगा मॉम, शिवाक्ष पता नहीं कहाँ चला गया है, उसी को ढूंढ रहा हूँ, अक्षत ने कहा तो तीर्था जी फिक्र से बोली, कहाँ चला गया मतलब? ऐसे कैसे चला गया? पता नहीं मॉम, प्रेरणा आंटी का फ़ोन आया था तो उन्होंने बताया। मैं अभी उसी को ढूंढ रहा हूँ, आपसे बाद में बात करता हूँ। कहकर अक्षत फ़ोन रखने लगा तो तीर्था जी बोली, अपना भी ध्यान रखना अक्षत। ओके मॉम, कहकर अक्षत ने फ़ोन रख दिया और फिर से शिवाक्ष की लोकेशन ट्रेस करने लगा। इस बार उसे शिवाक्ष की लोकेशन दिखने लगी। अक्षत ने जल्दी से लोकेशन की ओर गाड़ी चला दी। कुछ देर बाद लोकेशन पर पहुंचकर अक्षत ने देखा तो शिवाक्ष की गाड़ी एक पेड़ से टकराकर उल्टी पड़ी थी। गाड़ी से धुआं निकल रहा था और पेट्रोल की स्मेल भी आ रही थी। अक्षत जल्दी से फ्लैशलाइट जलाकर गाड़ी के पास गया और शिवाक्ष को देखने लगा। गाड़ी के अंदर उसे कोई नहीं दिखा तो अक्षत आवाज़ लगाते हुए बोला, शिवाक्ष, शिव, कहाँ है तू? बोलते हुए अक्षत आसपास देखने लगा। पास ही के पेड़ से टिककर बैठे शिवाक्ष के कान में अक्षत की आवाज़ पड़ी तो उसने आंखें खोलकर सामने देखा और बोला, इधर, इस तरफ हूँ। अक्षत ने आवाज़ सुनी तो फ्लैशलाइट की आवाज़ की ओर करके देखा। अक्षत शिवाक्ष को देखकर उसने राहत की सांस ली और जल्दी से उसके पास चला गया। शिवाक्ष के माथे पर लगी चोट को देखते हुए अक्षत बोला, शिवाक्ष, तो ठीक तो है ना? शिवाक्ष ने नाम में सिर हिलाया और बोला, मैं ठीक ही तो नहीं हूँ अक्षत। अक्षत ने सुना तो उसे ठीक से देखते हुए बोला, और कहाँ लगी है चोट? ज़्यादा लगी है क्या? और ये गाड़ी का क्या हाल हो रखा है? कहीं तुझे कोई मेजर इंजरी तो नहीं हो गई? शिवाक्ष ने सिर पर लगी चोट पर हाथ रखा और बोला, रिलैक्स अक्षत, बस सिर में थोड़ी सी चोट लगी है और चलती गाड़ी से कूदने की वजह से हथेलियाँ और घुटने थोड़े छिल चुके हैं, बाकी मैं ठीक हूँ। अक्षत उसके पास बैठा और उसकी चोट को देखते हुए बोला, पागल हो गया है क्या? क्या ज़रूरत थी रैश ड्राइविंग करने की? और गाड़ी से कूदने को किस महान शख्स ने कहा था? शिवाक्ष ने गहरी सांस ली और बोला, ब्रेक फेल हो गई थी और गाड़ी सड़क से उतरकर पेड़ से टकराने वाली थी, तो मैं गाड़ी टकराने से पहले ही कूद गया। अक्षत ने सुना तो फिक्र से उसे देखते हुए बोला, ज़्यादा तो नहीं लगी है ना? लगी है ना? मेरे सीने में अंदर बहुत दर्द है और ये दर्द इन बाहर की चोटों से कहीं ज़्यादा है। बोलकर शिवाक्ष ने आंखें बंद कर ली। उसी वक्त पेट्रोल लीक होते रहने और इंजन गर्म होने की वजह से शिवाक्ष की गाड़ी ने आग पकड़ ली। गाड़ी में तेज़ धमाका हुआ और उसके पुर्जे धमाके की वजह से आसपास को उड़कर जाने लगे। अक्षत ने शिवाक्ष का हाथ पकड़ा और जल्दी से वहाँ से हट गया और उसे लेकर दूर चला गया। दोनों दूर खड़े होकर जलती हुई गाड़ी को देखने लगे। गाड़ी के जलने से आसपास उजाला हो गया। अक्षत का दिल तेज़ी से धड़के जा रहा था। उसने घबराकर शिवाक्ष को गले लगाया और बोला, क्यों ऐसे काम करता है? ऐसे कौन घर से निकल कर जाता है शिवाक्ष? अगर आज तुझे कुछ हो जाता तो? अगर तू गाड़ी से नहीं कूद पाता और गाड़ी में ही फंस जाता और बाहर नहीं निकल पाता तो? गाड़ी की हालत देख रहा है ना? पूरी तरह से जल चुकी है। तेरा क्या होता शिवाक्ष? शिवाक्ष ने उसके गले लगे हुए कहा, अगर होना होता तो हो जाता,
पर नहीं होना है तो नहीं हुआ, तू क्यों फिक्र करता है, जिंदा हूँ मैं, बोलकर शिवाक्ष उससे अलग हुआ और पेड़ के सहारे बैठ गया। शिवाक्ष पेड़ से सिर टिकाकर बोला, तेरी गाड़ी में ड्रिंक्स रखे हैं ना? अक्षत ने उसे घूरा और बोला, मेरी गाड़ी में ड्रिंक्स क्यों होंगे, मैं नहीं पीता हूँ शिव। अरे जानता हूँ तू नहीं पीता, लेकिन राजीव तो तेरी ही गाड़ी में अपना सामान छोड़ जाता है ना, जा एक बॉटल लेकर आ, कहकर शिवाक्ष ने उसे उंगली से उसकी गाड़ी की ओर इशारा किया। अक्षत नाम में सिर हिलाने लगा तो शिवाक्ष बोला, अक्षत जहाँ ना, मुझे ज़रूरत है, अभी लेकर आ। अक्षत बेमन से गाड़ी की ओर गया और एक वाइन की बोतल लेकर आया। शिवाक्ष ने बोतल से एक घूंट पिया और अक्षत को अपने पास बैठने का इशारा किया। अक्षत उसके पास आकर बैठ गया और बोला, शिवाक्ष तू फिर से नशे की लत नहीं लगा सकता, ये सही नहीं है। 3 साल पहले भी तेरा हाल बेवड़ों वाला हो गया था, अब फिर से मत कर। शिवाक्ष ने बोतल वापस से मुंह से लगाई और बोला, तू भी जानता है कि ये लत पहले मुझे क्यों लगी थी, और अभी भी वही वजह है कि मुझे फिर से इसकी ज़रूरत है। अक्षत ने बोतल को अपने हाथ में पकड़ा और बोला, तुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको पीना बस तेरी ज़िद है, बस बहुत हुआ, 2 घूंट काफ़ी हैं, ये जल्दी चढ़ जाती है। बोलकर अक्षत ने बोतल को उससे दूर किया। शिवाक्ष उसे आंखें छोटी करके घूरने लगा। शिवाक्ष ने बोतल को वापस छीनते हुए कहा, सिर्फ कुछ देर के लिए सब भूलने के लिए चाहिए अक्षत, वरना अब मैं इसके ऊपर डिपेंड नहीं रहता, अब तो मुझे आदत सी हो गई है इस सब की। बोलकर शिवाक्ष की ज़ुबान लड़खड़ा गई। उसने एक और घूंट पी ली। तभी अक्षत बोतल छीनते हुए बोला, तू चाहे जो भी बोल, पर मैं फिर से तुझे इस दलदल में नहीं धंसने दूंगा। शिवाक्ष ने उसे देखा और फिर उसकी आंखों में नमी आ गई। उसने अक्षत के कंधे पर सिर रखा और रूंधी हुई आवाज़ में बोला, ये सब क्यों होता है अक्षत, क्यों मैं हमेशा गलत बन जाता हूँ। जिस इंसान ने मेरी माँ की आंखों में इतने आंसू दिए, मेरी माँ हमेशा उस आदमी का साथ क्यों देती है। मैं अपनी माँ की तरफ से लड़ता हूँ तो भी मैं हर बार अकेला क्यों पड़ जाता हूँ। अक्षत ने शिवाक्ष के कंधे पर हाथ रखकर कहा, शिवाक्ष तू ये भी तो देख कि जिनके साथ गलत हुआ है वो ही उनका साथ दे रही हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसा तू सोचता है वैसा कुछ ना हो और बात कुछ और ही हो। बचपन से तो देखा है उसको, झूठ कैसे मान लूँ अक्षत। बचपन से अपनी माँ की आंखों में उस इंसान की वजह से आंसू देखकर मैं उनसे नफरत करने लगा हूँ। कई दफ़ा मॉम अपने आप में ही रो देती और उसकी वजह मिस्टर राजवंशी थे, पर मेरी मॉम अभी भी उस आदमी को गलत नहीं मानती और हमेशा मुझे गलत ठहराकर उनका ही साथ देती है। अक्षत शिवाक्ष की पीठ थपथपाने लगा। शिवाक्ष ने अक्षत से बोतल वापस ली और एक घूंट लेते हुए बोला, वो हमारे लिए कभी नहीं रहे अक्षत, जब भी हमें ज़रूरत होती तो वो हमारे पास नहीं होते। वो बिल्कुल ईद के चांद की तरह रहे, जो कभी कभी हमारे घर में नज़र आ जाया करते और मेहमानों की तरह आकर वापस चले जाते। खुशी हो या गम, उन्हें हमसे कोई मतलब नहीं था, बस फ़ोन पर कभी कभार बात कर लिया करते थे। इसके अलावा एक परिवार जैसा हमारे बीच में कुछ नहीं था। अक्षत ने गहरी सांस ली और उसे दिलासा देते हुए बोला, सब ठीक हो जाएगा शिव, कुछ ठीक नहीं होने वाला अक्षत। न मेरी माँ के रात रात भर जागकर बहाए हुए आंसू वापस आ सकते हैं और ना ही मेरा बचपन। मेरी ज़िंदगी एक बंजर ज़मीन की तरह हो गई है, जिसे एक तूफ़ान ने आकर पूरी तरह से उजाड़ कर रख दिया, और वो तूफ़ान कोई और नहीं, मेरा खुद का बाप है। मैं चाहूँ भी तो भी इन सब बातों से उबर नहीं सकता। बचपन से लेकर ये बातें दिमाग में बैठ गई हैं। वो हर पल चुभता है जो मैंने बचपन से उनके बगैर गुजारा। जब बचपन में दूसरे बच्चों के डैड को उनके साथ देखता तो खुद को बहुत बेचारा और अकेला महसूस करता था। सबके डैड उनके साथ हर स्कूल मीटिंग में आते, हर फंक्शन में आते, लेकिन मेरे डैड कभी नहीं आए। अरे फंक्शन छोड़ो, वो तो तब भी नहीं आए जब मॉम की डेथ हुई। जो आदमी दुख में भी ना आए, उससे और क्या उम्मीद लगाई जा सकती है। आज भी जब किसी बच्चे को कहीं उदास बैठता देखता हूँ तो लगता है जैसे वो मेरा ही बचपन है। मैं भी यूं ही उदास बैठा रहता था। हर पल उम्मीद रहती थी कि शायद कभी डैड मेरे साथ होंगे, पर वो शायद ही रह गया, कभी हकीकत नहीं बन पाया। ये यादें मेरे दिल से जा नहीं सकती, ये मेरे साथ हमेशा रहने वाली हैं और मेरे दिल में उनके लिए नफ़रत को भी ये हमेशा ज़िंदा रखेंगी। बोलते हुए शिवाक्ष की आंखों की नमी आंसू बनकर बहने लगी। शिवाक्ष फिर से वाइन पीने लगा तो अक्षत ने उसके हाथ से बोतल छीन ली और दूर फेंक दी। शिवाक्ष
अक्षत को घूरने लगा। अक्षत बोला, मैं समझ सकता हूँ कि तुझे बहुत बुरा लगता है ये सब याद करके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू फिर से नशे की लत लगा ले। शिवांश, तू 2 साल तक इस लत को छोड़ नहीं पाया था। कितने सारे रिहैब सेंटर्स ज्वाइन किए, लेकिन कहीं तेरा कुछ नहीं हो पाया था। बहुत मुश्किल से तूने खुद को संभाल कर इस लत को छोड़ा है। अब दोबारा से शुरू मत कर भाई। शिवांश ने आंखों में आई नमी को साफ किया और बेबसी से बोला, तू समझ क्यों नहीं रहा अक्षत? मुझे ज़रूरत है इसकी। कहते हुए शिवांश ने अपना चेहरा ऊपर आसमान की ओर कर लिया, मानो अपने आंसुओं को गिरने से रोक रहा हो। अक्षत ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, तुझे किस चीज़ की ज़रूरत है मुझे अच्छे से पता है। चल उठ, घर चल। मुझे घर नहीं जाना अक्षत। उनके सामने गया तो फिर से वही सब लड़ाई और वही सब कहा सुनी। कहकर शिवांश ने अपना हाथ छुड़ा लिया। अपने घर नहीं, मेरे घर चल। कहते हुए अक्षत ने उसे उठाया और अपनी गाड़ी में बिठा दिया और गाड़ी को अपने घर की ओर चला दिया। अक्षत ने प्रेरणा जी को शिवांश के मिल जाने का मैसेज किया तो उन्हें अब राहत मिल गई। अक्षत का घर। अक्षत शिवांश को लेकर घर चला आया। सुरेश जी और तीर्था जी दोनों जगे हुए थे। अक्षत ने शिवांश को माउथ फ्रेशनर दिया और बोला, यूज़ कर ले, स्मेल नहीं आएगी। शिवांश ने उसे यूज़ कर लिया और दोनों अंदर चले गए। तीर्था जी ने दोनों को आते देखा तो पूछा, शिवांश तुम ठीक तो हो ना? शिवांश ने सिर हिला दिया। अक्षत उसके हाथ को पकड़े हुए था। अक्षत धीरे से उसके कान में बोला, सीधा खड़ा रहियो, लड़खड़ाइयो मत, वरना तेरे पीने के चक्कर में दोनों को डांट पिटेगी। और हाँ, जो मैं बोलूँगा, तू चुप रहेगा, समझा? शिवांश ने दांत दिखा दिए और सिर हिला दिया। रोने के बाद हंस रहा है, मतलब अब तो पूरी तरह से चढ़ चुकी है, बोलकर अक्षत ने सिर हिला दिया। सुयश जी शिवांश के माथे पर लगी चोट को देखते हुए बोले, ये चोट कैसे लगी शिवांश? और तुम्हारे कपड़ों पर भी मिट्टी क्यों लगी हुई है? शिवांश कुछ बोलने लगा कि इतने में अक्षत बोलने लगा और उन्हें अभी हुए एक्सीडेंट का सब कुछ बता दिया। तीर्था जी जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आई और शिवांश को सोफे पर बैठाकर उसके माथे की पट्टी कर दी। शिवांश एकटक उन्हें देखने लगा। तीर्था जी ने उसके गाल पर हाथ फेरा और बोली, तुम्हें भूख लगी होगी ना, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। कहकर वो वहाँ से उठकर चली गई। सुयश जी शिवांश के सामने वाले सोफे पर बैठे और बोले, तुम सच में ठीक हो ना शिवांश? शिवांश ने उन्हें देखा और फिर सिर हिला दिया। फिर थोड़ी लड़खड़ाती ज़ुबान से बोला, थैंक यू अंकल, और हाँ सॉरी भी, हर बार यहाँ आ जाता हूँ ना। सुयश जी ने उसका बदला हुआ और लड़खड़ाता हुआ लहजा महसूस कर लिया था, पर उसे इग्नोर करते हुए उन्होंने कहा, इसमें सॉरी और थैंक यू की क्या बात है? ये भी तुम्हारा ही घर है, तुम कभी भी आ सकते हो। और देखो शिवांश, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी अपने डैड के साथ अच्छी नहीं बनती, लेकिन इस तरह से गुस्से में घर से निकलना अच्छा नहीं है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? आज तो तुम एक्सीडेंट होते होते बच गए, लेकिन हर बार किस्मत साथ नहीं देती बेटा। शिवांश कुछ बोलने लगा कि तभी अक्षत बोला, डैड मैंने भी इसे बहुत समझाया और अभी ये समझ भी गया है लगता है, तो मैं इसे लेकर रूम में जाता हूँ, हम दोनों ऊपर ही खाना खा लेंगे। बोलकर अक्षत उसे लेकर ऊपर जाने लगा तो तीर्था जी वहाँ आते हुए बोली, अरे ऐसे कैसे ऊपर जाओगे? खाओगे, यहीं खाओगे, मैं खिलाती हूँ, बैठो तुम भी। बोलकर तीर्था जी ने अक्षत को सोफे पर बैठने का इशारा किया। शिवांश और अक्षत ने एक दूसरे को देखा और फिर वहीं बैठ गए। तीर्था जी एक एक करके दोनों को निवाले खिलाने लगी। शिवांश उन्हें देखते हुए मुस्कुराकर खाए जा रहा था। वहीं अक्षत उसकी मुस्कुराहट को देखते हुए खाने को बहुत ज़ोर से चबाकर जल्दी जल्दी खा रहा था और निगल रहा था। वो एक झलक सुयश जी को देखता और दूसरी नज़र शिवांश पर डालता, कहीं डैड को पता ना चल जाए। सोचते हुए अक्षत ने घड़ी पर नज़र डाली जिसमें 12 बज रहे थे और उसी के साथ अक्षत के चेहरे पर भी 12 बजे थे। अक्षत जल्दी से पानी पीते हुए बोला, हो गया खाना, अभी सोने जाते हैं, गुड नाइट मॉम, गुड नाइट डैड। बोलकर अक्षत उठने लगा तो सुयश जी बोले, रुको अक्षत, बैठो कुछ देर। क्या हुआ, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? देखो शिवांश अभी भी खा रहा है, तुम भी बैठो कुछ देर। उनकी बात सुनकर अक्षत फिर से बैठ गया।
सुयश जी ने शिवाक्ष को इतने प्यार से मुस्कुराते हुए खाते देखा तो बोले, शिवाक्ष बेटा, परेशानी सबकी ज़िंदगी में होती है, पर उनसे निपटने का सबका अपना अपना तरीका होता है। और मुझे लगता है कि तुम्हें भी एक तरीका ढूंढना चाहिए। इस तरह से प्रॉब्लम से मुंह फेर कर भागना तुम जैसे बहादुर और निडर लड़के को शोभा नहीं देता। मेरी नज़र में तुम एक फाइटर हो जो सबसे लड़ सकता है, और वो भी अपने आप को कोई भी खरोंच लगने दिए बिना। जैसे तुम कई गुंडों से भी लड़ते आए हो, वैसे ही अपनी प्रॉब्लम से भी लड़ो, और वो भी अपने आप को चोट पहुंचाए बिना। सुयश जी बोल रहे तो शिवांश उन्हें मुस्कुराकर देख रहा था। इसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर अक्षत के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। तीर्था जी ने शिवांश को पीने के लिए पानी दिया कि इतने में शिवांश को वॉमिटिंग आने लगी और उसने अपने मुंह पर हाथ रख दिया। अक्षत ने जल्दी से उसे उठाया और ले जाते हुए बोला, वो गाड़ी के एक्सीडेंट से इसका सिर घूम गया है, इसीलिए उल्टियाँ होने लगी। मैं इसे कमरे में ले जाता हूँ, आराम करेगा तो ठीक हो जाएगा। गुड नाइट, सो जाइएगा। बोलते हुए अक्षत उसे लेकर जल्दी से अपने कमरे की ओर चला गया। सुरेश जी और तीर्था जी एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे। तीर्था जी फिक्र से बोली, क्या हो गया है इस बच्चे को? सब कुछ कब ठीक होगा सुयश जी? सुयश जी बोले, पता नहीं तीर्था जी, पर उम्मीद रखते हैं कि जल्दी ठीक हो जाए। तीर्था जी ने भी सिर हिला दिया। अक्षत उसे कमरे में ले गया तो शिवांश वॉशरूम में जाकर वॉमिट करने लगा। अक्षत सिर पर हाथ रखे बेड पर बैठ गया, फिर जल्दी से किचन में गया और नींबू पानी बनाकर ले आया। कुछ देर में शिवांश बाहर आया तो अक्षत ने उसे नींबू पानी पिला दिया। फिर बेड पर लेटते ही शिवांश को नींद आ गई। कुछ देर बाद अक्षत भी सो गया। अगली सुबह अक्षत उठा तो देखा कि शिवांश अभी सोया हुआ था। अक्षत जाकर नहा धोकर फ्रेश हो गया और वापस कमरे में आया तो शिवांश अभी भी नींद में ही था। दरवाजे पर दस्तक हुई तो अक्षत ने दरवाज़ा खोला। सामने तीर्था जी खाने की ट्रे हाथ में लिए खड़ी थी। अक्षत ने उन्हें गुड मॉर्निंग विश किया तो वो भी उसे गुड मॉर्निंग विश करते हुए कमरे के अंदर आ गई। शिवांश को अभी तक सोते देखा तो अक्षत से बोली, ये अभी तक जागा नहीं, क्या ये ठीक तो है ना अक्षु? अक्षत ने शिवांश को देखा और बोला, ये ठीक है मॉम, बस थोड़ी थकान है इसे। तीर्था जी ने सिर हिलाया और बोली, ठीक है, तो अभी जब तक सोता है तब तक सोने देते हैं, तब तक तुम अपना नाश्ता कर लो। बोलकर तीर्था जी अक्षत के गाल पर हाथ फेरकर वहाँ से बाहर चली गई। अक्षत शिवांश के पास आकर बैठा और बोला, एक और ग्लास नींबू पानी की ज़रूरत है, शायद ले आता हूँ, थोड़ा अच्छा फील करेगा। बोलकर अक्षत कमरे से बाहर निकल गया। इधर अंजलि कॉलेज पहुंची तो गेट पर ही उसे राजीव की आवाज़ सुनाई दी। रुको अंजलि, राजीव ने कहा तो अंजलि अपनी जगह पर रुक गई। राजीव उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अंजलि ने उसकी ओर देखा तो राजीव इधर उधर देखने लगा। आज पहली बार था जब राजीव उसे इस तरह से नज़रें चुरा रहा था, वरना हर बार वो अंजलि को घूर कर देखता रहता था। राजीव ने अंजलि की ओर देखा और बोला, तुमसे बात करनी है। अंजलि ने सिर हिलाया और बोली, बोलिए। राजीव ने गहरी सांस ली और आगे बोला, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम मुझसे बात करने के लिए तैयार हो, उसके लिए थैंक यू अंजलि। मैं तुमसे कहना चाहता था कि राजीव ने इतना ही कहा कि इतने में खुशी वहाँ आ गई और बोली, अब क्या कहना है और क्या सुनना है? जो आपने करना था वो आप कर चुके भाई, अब किसी से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बोलकर खुशी ने अंजलि का हाथ पकड़ा और उसे वहाँ से ले जाते हुए बोली, चलो अंजलि, क्लास के लिए देरी हो रही है। खुशी उसे वहाँ से ले जाने लगी तो अंजलि भी उसके पीछे चली गई। राजीव वहीं खड़ा दोनों को जाते हुए देखता रहा और खुद से बोला, आज तो रोकने की भी हिम्मत नहीं है। पता नहीं क्या महसूस कर रहा हूँ, गिल्ट है या ईगो समझ में नहीं आ रहा, पर अगर ईगो होती तो शायद मैं बात करने भी नहीं आता। राजीव खुद से बोल ही रहा था कि इतने में उसका फ़ोन बजने लगा। उसने फ़ोन की स्क्रीन को देखा तो उस पर माया लिखा था। राजीव ने कुछ सोचा और फिर फ़ोन उठा लिया। सामने से आवाज़ आई, हेलो बेबी, कैसे हो? क्या मतलब है माया, शॉपिंग के लिए दिए पैसे ख़त्म हो गए क्या? राजीव ने सीधे सीधे पूछा। माया ने जल्दी से मना करते हुए कहा, तुम हमेशा मुझे गलत समझते हो राजीव, मैंने पैसों के लिए थोड़ी फ़ोन किया है। कौन है जो तुम्हें मेरे खिलाफ हर बार भड़काता रहता है? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे पैसों से नहीं।
मुझे तो ये बताना था कि मैं आज शाम की डेट प्लान कर रही हूँ, तो क्या तुम आओगे? राजीव ने अपने बालों में हाथ फेरा और बोला, अब तुम प्लान कर रही हो तो आ ही जाऊंगा, मना थोड़ी करूंगा। पर माया, बात तो फिर भी पैसों की ही है ना, उसका खर्चा कौन उठा रहा है? तभी माया बोली, बेबी, खर्चे की फिक्र तुम मत करो, इस बार तुम कोई खर्चा नहीं कर रहे, ये डेट मेरी तरफ से है। ओह कम ऑन माया, तुम अच्छे से जानती हो कि राजीव मल्होत्रा दूसरों के पैसों पर कभी कुछ नहीं करता। तो अगर डेट होगी तो पैसा भी मेरा ही होगा, तो तुम्हें अपना पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। राजीव ने कहा तो ये सुनकर माया के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वो मन ही मन बोली, ये तो मुझे पता ही था राजीव, मैं तो बस फॉर्मेलिटी के लिए बोल रही थी कि पैसे मैं दूंगी, अदरवाइज़ जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक मुझे पैसों की क्या फ़िक्र। सोचते हुए माया राजीव से बोली, यही तो तुम में ख़ास बात है राजीव, तुम्हारा घायल कर देने वाला एटीट्यूड। तुम्हारा यह एटीट्यूड तुम्हें लाखों करोड़ों लोगों से अलग बनाता है, एंड दैट्स वाई आई फॉल फॉर यू। स्टॉप बटरिंग माया, आई विल कॉल यू लेटर, कहकर राजीव ने फ़ोन रख दिया। दूसरी तरफ शिवाक्ष की नींद खुली तो वो कसमसाते हुए उठा। सामने किताब पकड़े हुए अक्षत बैठा दिखाई दिया। शिवाक्ष मुस्कुराया और बोला, गुड मॉर्निंग अक्षु। अक्षत ने उसकी ओर देखा और बोला, गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून हो गई है मुन्ना। शिवाक्ष ने घड़ी की ओर देखा तो 2 बज रहे थे। शिवाक्ष ने आंखें मलते हुए घड़ी को देखा और बोला, ये घड़ी तेज़ चल रही है या मैं लेट उठा? अक्षत बोला, अरे महाराज, आप कहाँ लेट उठे, घड़ी ही जल्दी चलने लगी है। शिवाक्ष मुंह बनाए उसे देखने लगा। अक्षत आगे बोला, अब अगर वाइन चढ़ाओगे तो ऐसा ही होगा जनाब, नाइट स्टैंड पर नींबू पानी रखा है, पी ले, अच्छा लगेगा तुझे। शिवाक्ष ने नाइट स्टैंड पर रखा ग्लास उठाया और जल्दी से पी गया। फिर बोला, तू आज कॉलेज नहीं गया? अक्षत ने किताब बंद की और बोला, तू घोड़े बेचकर सो रहा था तो तुझे छोड़कर कैसे चला जाता? शिवाक्ष मुस्कुराया और आकर अक्षत के गले लग गया। अक्षत ने उसकी पीठ थपथपा दी। शिवाक्ष उससे दूर हुआ और बोला, चल मैं घर जा रहा हूँ, गाड़ी उड़ चुकी है तेरी, चल मैं छोड़ दूँ। बोलकर अक्षत भी उसके साथ बाहर निकल गया। राजवंश हाउस। शिवाक्ष घर पहुंचा तो प्रेरणा जी ने उसे देखकर चैन की सांस ली। प्रेरणा जी ने उसे गले लगाया और उससे बात करने लगी, लेकिन उससे पहले ही शिवाक्ष सीधे अपने कमरे की ओर चला गया। प्रेरणा जी खामोशी से खड़ी उसे जाते हुए देखती रहीं। शिवाक्ष ऊपर गया तो उसी वक्त अक्षत अंदर आ गया। प्रेरणा जी उसे देखकर मुस्कुरा दी और उसे सोफे पर बैठाते हुए उसके बगल में बैठते हुए बोली, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, मैं तो डर ही गई थी, लेकिन तुम हमेशा संभाल लेते हो। अगर शिवाक्ष किसी की बात सुनता है तो शायद तुम ही हो। बोलते हुए प्रेरणा जी की आंखें नम हो गईं। अक्षत ने उनकी आंखों में नमी देखी तो बोला, इसमें थैंक यू कैसा आंटी, और आप आंखें क्यों नम कर रही हैं? शिव और मैं बचपन से दोस्त हैं, और अगर मैं उसकी मदद नहीं करूँगा तो और कौन करेगा? आप शुक्रिया मत कहिए। प्रेरणा जी मुस्कुराई और फिर से बोली, वैसे इसके माथे पर पट्टी क्यों बंधी है और थोड़ा लंगड़ा कर भी चल रहा है, इसे चोट कैसे लगी? अक्षत ने उन्हें पूरी बात बता दी। अक्षत की बात सुनकर प्रेरणा जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने ऊपर की मंजिल की ओर देखा और रूंधी हुई आवाज़ में अक्षत से बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे तुम्हें थैंक यू बोलूं। अक्षत ने उनके हाथ पर हाथ रखा और बोला, इसमें मैंने कोई थैंक यू वाला काम नहीं किया, लेकिन फिर भी आप अगर कहना चाहती हैं तो एक तरीका है। और वो तरीका क्या है? प्रेरणा जी ने पूछा तो अक्षत बोला, वो तरीका है थैंक यू ना बोलना। आप तो पराया कर रही हैं आंटी। प्रेरणा जी ने उसके गाल पर हाथ फेरा और बोली, पता ही नहीं चला कि तू दूसरा बेटा कब मिल गया। अक्षत मुस्कुराया और बोला, जब से आपने बेटा कहना शुरू किया तभी से दूसरा बेटा मिल गया। अच्छा तो अभी मैं चलता हूँ। बोलकर अक्षत सोफे से उठ गया। प्रेरणा जी बोली, लंच करके जाओ अक्षत। पूछने के लिए शुक्रिया आंटी, लेकिन लंच फिर कभी कर लूँगा, फ़िलहाल मैं चलता हूँ। बोलकर अक्षत निकल गया। प्रेरणा जी मुस्कुराकर उसे जाते हुए देखती रहीं, फिर खाना लेकर शिवाक्ष के कमरे में चली गई। शिवाक्ष नहाकर कमरे में आया तो सामने प्रेरणा जी बैठी दिखी।
शिवाक्ष ने उनसे कोई बात नहीं की और अपने कपड़े लेकर चेंज करने चला गया। शिवाक्ष कपड़े बदल कर आया तो प्रेरणा जी अभी भी वहीं बैठी हुई थी। शिवाक्ष बाहर जाने लगा तो प्रेरणा जी बोली, क्या अभी तक नाराज़ हो शिव? नाराज़गी खत्म करने की क्या वजह दी है आपने? शिवाक्ष ने सपाट लहजे में कहा। प्रेरणा जी ने उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठाया और बोली, अपनी मॉम से नाराज़गी खत्म करने के लिए तुम्हें किसी वजह की ज़रूरत है? बोलकर प्रेरणा जी ने खाने की थाली के ऊपर से प्लेट हटाई और बोली, और अगर ऐसा है तो मैं वजह साथ लेकर आई हूँ। बोलते हुए उन्होंने खाने का निवाला लिया और शिवाक्ष की ओर बढ़ा दिया। शिवाक्ष ने उनके हाथ में पकड़े निवाले को देखा और बोला, ये मेरी नाराज़गी खत्म होने की वजह नहीं है। प्रेरणा जी ने गहरी सांस ली और बोली, मैंने सुना है साथ खाना खाने से प्यार बढ़ता है, और अगर प्यार बढ़ेगा तो नाराज़गी अपने आप खत्म हो जाएगी। अभी जल्दी से खा लो, मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। शिवाक्ष ने घूरते हुए उन्हें देखा और बोला, आपकी ब्लैकमेलिंग एवरग्रीन है, हर बार काम कर जाती है। बोलते हुए शिवाक्ष ने निवाला खा लिया और प्रेरणा जी को भी खिलाने लगा। कॉलेज कैंपस। अपनी क्लासेस लगाने के बाद अंजलि, खुशी और आकाश ग्राउंड में बैठे थे। आकाश को अपने कंधे पर किसी छोटे पत्थर का बजना महसूस हुआ तो उसने पलटकर देखा। पीछे खड़े राजीव ने उसे अपनी ओर आने का इशारा किया। आकाश ने घबराहट से थूक अपने गले से नीचे निकला और धीमे कदमों से राजीव की ओर चला गया। राजीव के पास पहुंचा तो राजीव ने उसके कंधे पर हाथ रखा और थपथपाते हुए बोला, वैसे मुझे लगा तो नहीं था कि तू मेरे किसी काम आएगा, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि शायद तूने अपने किसी काम में ला सकता हूँ। बोलते हुए राजीव ने अंजलि और खुशी की ओर देखा और बोला, अब एक काम कर, खुशी को वहाँ से कहीं ले जा, और जब तक मैं वहाँ से उठकर चला ना जाऊँ तब तक खुशी यहाँ नहीं आनी चाहिए, समझा? राजीव ने कहा तो आकाश ने जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया। राजीव ने उसे खुशी की ओर जाने का इशारा किया तो आकाश उसकी ओर चला गया। फिर कुछ सोचते हुए खुशी से बोला, खुशी खुशी, वो जो लड़का तुम्हें अच्छा लगता है ना, वो किसी और लड़की के साथ बैठा है। खुशी ने आंखें छोटी करते हुए आकाश को देखा और बोली, क्या? वो किसी और के साथ कैसे बैठ सकता है? अभी सुबह ही तो मुझे देखकर हंस रहा था। मुझे लगता है कि मुझे उससे एक बार बात कर ही लेनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा चुप रहना उसको किसी और के पास भेज दे। बोलकर खुशी बेंच से खड़ी हो गई और अंजलि से बोली, चलो अंजलि, तुम भी मेरे साथ चलो। आकाश जल्दी से मना करते हुए बोला, नहीं नहीं, अंजलि नहीं जा सकती। और अंजलि क्यों नहीं जा सकती? बोलते हुए खुशी आकाश को देखने लगी। आकाश अंजलि की बाजू देखते हुए बोला, क्योंकि अंजलि को चोट लगी है ना, तो उसे यहीं रहने देते हैं, मैं और तुम चलते हैं। आकाश ने कहा तो खुशी ने भी उसकी बात में हामी भरते हुए कहा, हाँ, कह तो तुम सही रहे हो। तो ठीक है अंजलि, तुम यहीं बैठो, मैं और आकाश अभी आते हैं। बोलकर खुशी जल्दी से वहाँ से चली गई और आकाश और अंजलि एक दूसरे को देखने लगे। अंजलि कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही आकाश भी जल्दी से वहाँ से भाग गया। इसे क्या हुआ? इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहा था? अंजलि सोच ही रही थी कि इतने में कोई उसके बगल में आकर बैठ गया। अंजलि ने गर्दन घुमाकर देखा तो वहाँ पर राजीव बैठा था। अंजलि थोड़ा दूर खिसक गई। राजीव ने उसे देखा तो वो भी उसकी तरफ को उससे दूर खिसक गया। राजीव बोला, सुबह भी बात करना चाहता था, लेकिन खुशी ने करने नहीं दी। अंजलि ने उसकी ओर देखा और बोली, तो क्या आप अभी खुशी और आकाश को आपने ही अंदर भिजवाया है? अंजलि ने पूछा तो राजीव उसे देखते हुए बोला, तुम्हें कैसे पता? उस आकाश ने कुछ बोला क्या? अंजलि ने उसे घूरते हुए देखा और बोली, उसने कुछ नहीं बोला, इसीलिए अंदाज़ा लगाया था, और ये अंदाज़ा सही निकला। राजीव ने सिर हिलाया और बोला, अगर खुशी यहाँ होती तो बिल्कुल बात नहीं करने देती। कल से लेकर उसने मुझसे खुद भी बात नहीं की है और बस गुस्से से घूर रही है, इसीलिए तुमसे बात करने के लिए उसे भेजना ज़रूरी था। गलत मत समझो, मैं अभी तुम्हें परेशान करने नहीं आया हूँ। बोलकर राजीव ने उसकी बाजू को देखा और पूछा, अच्छा, अभी बाजू में दर्द कैसा है? अंजलि ने बाजू को देखा और बोली, कल से बेहतर है, ठीक हो जाएगा कुछ वक्त में। राजीव ने गहरी सांस ली और आगे बोला, यूं तो मैं किसी के आगे नहीं झुकता, पर इस बार लग रहा है कि मैंने सच में गलत किया।
अक्षत से बात हुई तो मैं गिल्ट में डूब सा गया। कल से लेकर एक अजीब सी फीलिंग अंदर के अंदर खाए जा रही है। जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, और तुमने कल मुझे बचाया उसके लिए थैंक यू। अंजलि ग्राउंड की हरी घास को देखते हुए बोली, मैंने कल भी कहा था कि मुझे थैंक यू की ज़रूरत नहीं है, तो मत बोलिए। राजीव ने कुछ सेकंड रुका और बोला, एक बात पूछूं? पूछिए, अंजलि ने कहा। तो राजीव आगे बोला, कल जो हुआ वो तो अलग बात थी, लेकिन उससे पहले भी मैंने तुम्हें काफ़ी बार बुरा भला बोला है। क्या कल तुम्हें एक बार भी नहीं लगा कि जिस लड़के ने तुम्हें इतना गलत बोला तुम उसे ना बचाओ? अंजलि ने उसकी ओर देखा और सहजता से बोली, मैं किसी के लिए इतनी नफ़रत नहीं रख सकती कि उसे मौत के मुंह में जाने दो। आपने जो बोला वो आपकी ज़ुबान थी, और मैंने जो किया वो मेरे दिल ने कहा। आपने बुरा कहा और मैंने सुन लिया, लेकिन मैं उस बुरे को अपने दिल में पकड़ कर नहीं रखती। अगर हर एक बात का बुरा मानने बैठूंगी तो शायद जीना ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपने जो कुछ भी कहा मैं भूल चुकी हूँ, क्योंकि आपने जो भी कहा वो सब गलत था। जैसा आप सोचते हैं वैसी मैं बिल्कुल नहीं हूँ। बोलकर अंजलि उठी और जाने लगी। अंजलि, राजीव ने एक बार फिर उसे पुकारा और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अंजलि उसकी ओर देखने लगी। तुमने मुझे माफ़ कर दिया ना? पूछते हुए राजीव ने उसकी बाजू को देखा। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है जो मैं दिल से लगा कर बैठी हूँ, अंजलि ने सहजता से कहा। राजीव ने अपनी जेब से उसकी घड़ी निकाली और बोला, तुम्हारी घड़ी। अंजलि ने घड़ी को देखा और फिर झट से ले लिया। घड़ी को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। राजीव बोला, जब तक ये मेरे पास थी तो कहीं ना कहीं बुरा लगता था। आखिर तुम्हारी माँ की घड़ी है, तो इसको अपने पास रखने के लिए सॉरी। मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ, और जो हुआ उसे इस तरह की हरकत अब कभी नहीं होगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं साधु संत आदमी बन जाऊँगा। मेरा जो स्वभाव है वही रहेगा, वो नहीं बदलने वाला। अंजलि ने धीरे से सिर हिलाया और जाने लगी। राजीव ने जेब में हाथ डालते हुए कहा, और अब वो फ़ोटो को लेकर मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। अंजलि ने सुना पर कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ से चली गई। वहीं खुशी और आकाश जब म्यूज़िक रूम में पहुँचे तो वहाँ पर प्रवीण नहीं था। खुशी ने चारों तरफ देखा और बोली, कहाँ है वो लड़का? आकाश बोला, अभी तो यहीं था, अब पता नहीं कहाँ चला गया। खुशी ने एक हाथ से दूसरे हाथ में मुट्ठी मारी और बोली, शिट, जब भी मैं बात करने आती हूँ तो ये हमेशा कहीं ना कहीं निकल जाता है। बोलकर वो उदास सी हो गई। आकाश उसे उदास देखकर उदास हो गया। दोनों म्यूज़िक रूम से बाहर आ गए। बाहर आकर अंजलि से मिले और फिर तीनों अपने अपने घरों को निकल गए। राजवंश हाउस। शिवांश अपने कमरे में खड़ा अंजलि के नंबर वाली चिट को हाथ में पकड़कर देख रहा था। उसने नंबर को फ़ोन में सेव किया और सर्वेंट नाम लिख दिया। कुछ सोचते हुए शिवांश ने कॉल मिला दिया और फिर जल्दी से कॉल कट कर दिया। शिवांश तिरछा मुस्कुराया और फ़ोन को नाइट स्टैंड पर रखकर कमरे से बाहर निकल गया। दूसरी ओर अंजलि कॉलेज से निकलकर अपने रूम की ओर जा रही थी। आज राक्षस राजवंश क्यों नहीं दिखाई दिए मुझे? इनका रुमाल भी लौटाना था। कल को अगर भूल गई तो कहेंगे कि मैंने अपने पास ही रख लिया और मेरा दिल आ गया। अंजलि अपने आप से बोल ही रही थी, तभी उसके फ़ोन पर एक मिस्ड कॉल आई। अंजलि ने नंबर देखा तो वो बिल्कुल अनजान नंबर था। किसका नंबर होगा ये? वापस से कॉल करूं क्या? नहीं नहीं, रहने देती हूँ। हो सकता है किसी से गलती से मिल गया हो। लेकिन अगर काम का कॉल हुआ तो? अगर माँ या बाबा ने किसी के फ़ोन से कॉल किया होगा तो? बोलते हुए अंजलि असमंजस में पड़ गई। वापस कॉल करके पता कर ही लेती हूँ कि आखिर किसका कॉल था, बोलकर अंजलि ने वापस कॉल घुमा दिया। कुछ देर बेल जाने के बाद किसी ने फ़ोन पिक कर लिया। अंजलि बोली, हेलो। सामने से आवाज़ आई, देखो अभी हमें किसी सर्वेंट से कोई काम नहीं है, तो तुम फ़ोन रख सकती हो। जब काम होगा तो हम तुम्हें बता देंगे। अभी हमारे पास बहुत सर्वेंट्स हैं, कहकर सामने से फ़ोन काट दिया गया। हेलो, एक्सक्यूज़ मी, हेलो। अंजलि बोलने लगी कि इतने में फ़ोन कट हो गया। अंजलि हैरान परेशान सी फ़ोन की स्क्रीन को देखने लगी। कैसे लोग हैं, पहले खुद ही फ़ोन करते हैं और फिर जब भी इन्हें वापस कॉल करो तो ऐसे बात करके खुद ही फ़ोन काट रहे हैं। और ये आंटी मुझे सर्वेंट क्यों बोल रही थी?
सोचते हुए अंजलि चिढ़ गई और अपने कमरे को चल दी।